तो वहाँ पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है नहीं, उसका गाना गा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बंगाल में। उनका अस्तित्व तो आप लोगों कुछ मुसलमानों ने बनाया था बंगाल में, और उन्होंने अब वही बुरा बोल रहे हैं, अपने मुंह से अच्छा बोल रहे हैं, अपने मुंह से बुरा बोल रहे हैं। अब कल को श्रीमती ममता बनर्जी अब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से वो अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगी तब क्या करेंगे यही मुसलमान? तब इनका क्या हाल होगा? तब क्या कहेंगे? किसके पास जाएंगे? सेंट्रल में भी मोदी जी हैं, यहाँ पर भी हमारी सरकार हो जाएगी। दीदी अगर अलाइज कर ली अपने आप को बचाने के लिए, तो फिर क्या करेंगे ये मुसलमान? क्या पाकिस्तान जाएंगे क्या इमरान खान के पास अपना आसरा लेने के लिए? क्योंकि फरहाद हकीम ने तो बोला ही है कि वो पोर्ट को मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। तब क्या होगा? हारने के बाद दीदी अगर चले गई अपनी बहू के साथ थाईलैंड, तब क्या करेंगे यहाँ के मुसलमान? तो देखिए, मुसलमानों में ये तो गूगल को भी पता है कि मुसलमानों में जहालत बेइंतहा भरी हुई है, और अपनी जहालत की वजह से आज मुसलमान इतने पिछड़े हुए हैं, इतने पीछे हैं। ना उनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना नौकरी है। आज यही कोरोना बहरान के दौरान होने वाले इस बंगाल असेंबली इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है ये जो इलेक्शन होने वाला है? नहीं, इलेक्शन तो जो इलेक्शन कमीशन निर्णय लेंगे, क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें हम में से कोई भी उनको कोई रूल रेगुलेशन या उनको कोई ऑर्डर हम लोग नहीं पास कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक इलेक्शन कमीशन कोरोना का लेकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं या उनका क्या चल रहा है, हम लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए। जैसे मास्क यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे गैदरिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो मैं जिस मीटिंग में भी जा रही हूँ, मैंने उसमें बहुत एहतियात रखी है। पर हाँ, स्पीच के वक्त तो मास्क खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, और स्पीच के वक्त अगर मास्क ना खोलें तो एक सफोकेशन सा फील होता है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो कुछ मुस्लिम लड़के हैं, वो मुझे बहुत ट्रोल भी करते हैं, मास्क पहन, प्रोस्टिट्यूट कहीं की मास्क पहन। तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो टीएमसी करते हैं, उनके कुरान में लिखा हुआ होगा कि आप औरतों को प्रोस्टिट्यूट बोले, लेकिन भाई साहब मास्क मैं तभी खोलती हूँ जब मैं स्पीच देती हूँ। आप बीजेपी की एक एक्टिव कारकुन हैं, आपने बंगाल असेंबली इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया या आप चाहती नहीं हैं? देखिए, पार्टी अगर मुझे इस काबिल समझती कि मुझे टिकट देना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उनके उस बात का और उनके उस डिसीजन का ऑनर करती। लेकिन पार्टी ने मुझे, हो सकता है कि विधानसभा इलेक्शन इस बार का बहुत ही ज़बरदस्त था, विधानसभा इलेक्शन में बहुत काम थे, विधानसभा इलेक्शन में एक्टिव नेताओं की, लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मुझे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे पार्टी के लिए कोई शिकायत करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, और जो मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। बंगाल में चल रहे मौजूदा असेंबली इलेक्शन में आपकी पार्टी बीजेपी जो हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, क्या ये वाकई मुमकिन होगा? डेफिनेटली, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है, और भारत के जहाँ पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर जिस तरह से काम हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ पर भी सोनार बांग्ला का पूरा तैयारी अमित शाह जी ने किया है। और जनता का जो जोश देखा जा रहा है, और जनता का जो प्रेम और भाव देखा जा रहा है, जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए नीतियों को देखना चाहती है, एक चांस देना चाहती है। क्योंकि देखिए, 32-36 साल वामपंथियों जनता ने, बंगाल की जनता ने वक्त दिया करने के लिए काम, उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल श्रीमती ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने दिया। वो कहती ज़रूर हैं कि वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम कर चुकी हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। आज उनके एमएलए, आज उनके काउंसिलर गली कूचे में जाकर के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड के नंबर्स उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी सरकार में काम हुआ होता
तो उनको ये सब करने की, गुंडागर्दी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सरकार हमारी आ रही है और 200 से अधिकतर सीटें हमारी आ रही हैं और इस चीज़ की खुशी और अल्लाह का शुक्र हम सब के दिल में है इस चीज़ के लिए। भारत में जो अभी कोरोना का दूसरा हमला सामने आया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया गया है, इसके दरमियान वो लोग जो रोज़ाना काम करके घर चलाते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉकडाउन के वक्त में 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरे घर से मैं खाना बना करके तकरीबन 200 आदमी का डेली दिया करती थी। तो मैं किसी को रूल नहीं कर सकती हूँ, मैं हर किसी से गुजारिश कर सकती हूँ कि लॉकडाउन का एक बहुत बुरा जो फेस है, जो हम सब 2020 में भी देख चुके हैं और 2021 में भी फिर से देखने को मिल रहा है, तो हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए उतरना चाहिए, हम सबको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हम सबको कि हर एक इंसान का जो भूखा है उसके लिए साथ देना चाहिए, जो डेली अर्निंग करता है डेली बेसिस पे कि आज वो अपना ठेला सब्जी का लेकर निकलेगा और वो आज ही कमाएगा। अगर ऐसे लोगों को किसी तरीके की परेशानी आ रही है तो हम सबको अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उसका साथ देना चाहिए। सरकार जो अपना काम कर रही है वो ज़रूर करेगी। ऑक्सीजन के लिए भी मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। कल ही स्मृति ईरानी जी ने बताया कि मास्क से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के कोविड वैक्सीनेशन तक के लिए काम किया गया है। एडल्ट के लिए भी वैक्सीनेशन का काम कर दिया गया है, मई में आ रहा है एडल्ट का वैक्सीनेशन। तो सरकार जो काम कर रही है, लेकिन हम सब जो आँखों से देखते हैं प्रैक्टिकल गरीबों को भूखा नंगा, तो उसके लिए हम भी अपने से कुछ कर सकते हैं। तृणमूल एमपी महुआ मित्रा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हम सबों को मारने पर क्यों तुला है, उस पर आप क्या कहना हैं? मुझे लगता है महुआ मित्रा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कभी प्रेस, आप तो प्रेस वाले हैं, आप लोगों को भी 10 पैसे का बोल देती हैं, 50 पैसे का बोल देती हैं, तो उनकी बात को मैं इतना लेती नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका इशारा मीटिंग मिचिल और रोड शो की तरफ है तो मीटिंग मिचिल रोड शो दीदी भी कर रही हैं, महुआ मित्रा भी कर रही हैं, वो भी जा रही हैं स्पीचेस देने के लिए, वो भी रैलियाँ कर रही हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनके मुंह पे शोभा नहीं दे रहा है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और शमशेरगंज में 13 मई को इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे 2 कैंडिडेट मौत हो चुकी है, जबकि ईद भी बताया जा रहा है 13 मई को, और मुसलमानों में नाराजगी भी पाई जा रही है कि ईद के ही दिन क्यों इलेक्शन कराया जाए। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय होता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय होता है। आप सोचिए कि कोई आदमी, कोई मुसलमान इंसान है, उसने रेप किया है, तो क्या ईद और बकरीद देखा जाएगा? उसको तो सज़ा मिलनी है, उसको तो जेल लेकर जाना है। हज़ारों लाखों की तादाद में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मुसलमान जेल में हैं, जो आप आंकड़ा निकालिए तो निकल जाएगा। तो क्या दीदी भी मुसलमानों के अगेंस्ट में है या मुसलमानों में क्राइम ज़्यादा है? तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है कि इलेक्शन कमीशन एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो एक अलग बॉडी है जिसमें किसी भी सरकार की चलती नहीं है। उनका अपना एक इंडिविजुअल राइट होता है, अपने डिसीजन को लेने का, जिसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तब ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक अंदाज में कहा है कि दूसरों की जिंदगियों में रुकावट ना डालें। नहीं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का किसी को भी हक नहीं है। हर इंसान के पास अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से चला सकता है। 2 दिन पहले मुझे भी मैसेंजर के थ्रू मुस्लिम लड़के का एक फ़ोन आया था सुबह के 4:55 में, और मुझे गालियाँ दे रहा था कि घर घुस के मेरा रेप करेगा, और मैं झूठ बोलती हूँ कि मैं रोज़ा रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, मैं भाजपा करूँ, मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, मैं अल्लाह को इज़्ज़त दे करके मैं भगवान को भी इज़्ज़त दूँ, तो ये सब मेरी अपब्रिंगिंग है, ये सब मेरे पढ़ाई का एक हिसाब है। हमारे कुरान पाक में साफ़ तरीके से लिखा हुआ है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज़्ज़त करो और दूसरों को उसके धर्म की इज़्ज़त करने दो। तो ये कैसा कुरान कुछ चंद मुसलमान पढ़ते हैं जिनको पता ही नहीं है कि किसी धर्म को आप बेइज्जत या बेआबरू नहीं कर सकते हैं। तो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ
अपना फ्रीडम बहुत महत्व रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है मैं उसको मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ। कोरोना के कहर के बावजूद बंगाल में वज़ीर आज़म की रैलियों का प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ जबकि वज़ीर आला और राहुल गांधी का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया, उस पर क्या कहना है? देखिए आप चीफ मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि 500 ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी अब। लेकिन जनता अगर उनको देखने के लिए आ जाती है, जनता अगर उनकी बातों को सुनने के लिए आ जाती है, तो ये स्टेट की पुलिस पर डिपेंड करता है कि उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, जनता की गैदरिंग को कैसे रोकना चाहिए। हालांकि जेपी नड्डा जी ने भी खुद भी कहा और आज उनका रोड शो भी हुआ, तो उन्होंने साफ कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी और 500 से ज़्यादा रोड शो में लोग नहीं होंगे। तो जहाँ 5 लाख की भीड़ होती थी, 10 लाख की भीड़ होती थी जेपी नड्डा जी की रैली में, वहाँ पर उन्होंने 500 के बारे में कहा। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो देखिए मैं एक सुस्त काहिल आदमी के लिए कोई जवाब देना नहीं चाहूँगी। बंगाल के किसी भी इलेक्शन में वो कभी ऐसे भी नहीं आते हैं, उनको काम करना पसंद नहीं है, उनको सिर्फ कभी कभी वो गायब हो जाते हैं, कहाँ गायब होते हैं पता नहीं है। तो आज कांग्रेस में अगर इतनी क्षमता होती, इतना एक्टिव एनर्जी होता, तो कांग्रेस की सरकार मुंह के बल ना गिरी होती। और दूसरा आपने कहा कि श्रीमती ममता बनर्जी ने किसी भी रैली को रद्द नहीं किया है, वो हर रैलीज कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी रैलीज कर रहे हैं, नुसरत जहाँ भी रैलीज कर रही हैं, और किसी भी रैली में मैंने नुसरत जहाँ के फेस पर मास्क नहीं देखा है, ना ही उनके हाथ में मैंने सैनिटाइज़र देखा है, किसी भी रैली में मैंने नहीं देखा है। आप एक भी रैली का एक भी फोटो दिखा दीजिए जहाँ पर नुसरत जहाँ स्पीच देते वक्त मास्क पहनी हो, लोगों के इंटरेक्शन के वक्त मास्क पहनी हो, कैंडिडेट के साथ मास्क पहनी हो, मंच पर मास्क पहनी हो। हाँ, उनके शॉर्ट पैंट के टिकटॉक को आधा जिस्म दिखाते हुए टिकटॉक बनाते हुए वीडियोस को हमारे जो मुसलमान हैं, टीएमसी के जो सपोर्टर मुस्लिम हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है, इसलिए उनको ट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ट्रोल करने में उनको बहुत मज़ा आता है। एक आखिरी सवाल, AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का तो सभी दल मतलब मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी का बी टीम बताती है, आप बीजेपी के लीडर से हैसियत से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वो सच में बीजेपी के बी टीम है? देखिए, जनता तो बहुत कुछ बोलती है, जनता का तो मुंह ही होता है, और खास करके देखिए जनता नहीं बोलती है। मैं तो कहूँगी कि अपोजिशन के कुछ दलाल होते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, एक आदमी ने कमेंट किया है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया इसलिए मैं मुसलमानों से नफरत करने लगी, तो हंसी ही आएगी ना। तो कुछ अपोजिशन के दल्ले होते हैं जो शायद पॉकेट भी गर्म करते हैं और कुछ और भी गर्म करते होंगे, तो कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का शायद ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब वो मोदी जी को गाली ना देते होंगे या मोदी जी को बुरा ना बोलते होंगे। हर एक समय, हर एक न्यूज़ इंटरेक्शन में, हर एक बाइट में, हर एक इंटरव्यू में, पार्लियामेंट के हर एक सेशन में, हर एक मंच पे सिर्फ उनका एक ही टारगेट होता है, वो है मोदी जी। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट उनका होता है। तो अपोजिशन के कुछ दल्ले हैं, बोले उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है।